हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका पांडे। आज हम अपने टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म एंड दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो एंजियोस्पर्म को अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता हो, है ना। एंड जिम्नोस्पर्म जिसमें मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं वो, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा हिबिस्कस एंड ऑल, वो सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो कमिंग टूवर्ड अवर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो आपको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, तो उसमें गैमेट्स रहते हैं, मेल एंड फीमेल। ह्यूमन बीइंग के केस में भी देखेंगे तो मेल होते हैं एंड फीमेल होते हैं, जिसमें मेल का प्रोडक्शन स्पर्म करता है और जिसमें मेल स्पर्म का प्रोडक्शन करता है एंड फीमेल्स में ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर्स जो हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप के होते हैं। एक फ्लावर होता है जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें कि हर एक फ्लावर में एक पर्टिकुलर सेक्स ही प्रेजेंट रहेगा, या मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। एक फ्लावर होता है जिसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर को बोला जाता है जिसमें दोनों में गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट रहेंगे, मेल गैमेट भी प्रेजेंट रहेगा, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट रहेगा। नाउ हियर कंसिडरिंग एज अ यूनिसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल प्लांट के केस में अगर हम मेल की बात करें, है ना, प्लांट के केस में अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पे मेल कौन सा पार्ट होता है, ये होता है एंथर। एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है ना। एंड अगर हम फीमेल की बात करें तो एज यूजुअल ओवरी इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट रहते हैं। उस टाइप के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे कॉमन एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टूडेंट्स की हिबिस्कस। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सबने कॉमन टर्म में देखा होगा, जो मदार का फूल होता है ना, जिसे देवी फूल बोला जाता है, उसमें दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट दोनों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वी कैन कंसिडर हियर। सो कमिंग टूवर्ड अवर स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, सो हियर यू कैन सी एंथर, है ना। तो अगर हम एंथर को एलैबोरेट करके देखें तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है ना। ये होता है एंथर, एंड द नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसे फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, फिलामेंट। जब एंथर एंड फिलामेंट दोनों को कंप्राइज करेंगे तब इसको बोला जाता है स्टेमन। व्हाट इट इज़ नोन एज स्टेमन। ओके, सो हम लोग ये सारी चीज़ें, एंथर को आप कंपेयर कर सकते हैं टेस्टिस के साथ, जिसमें टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मेल के केस में, ह्यूमन मेल के केस में। वैसे ही एंथर के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है, जिसे क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है एंथर के अंदर, है ना। तो एंथर का रोल ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं पे अगर हम बात करें फिलामेंट की, तो फिलामेंट का मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन ये रहता है कि वो एंथर को अपवर्ड होल्ड करके रखता है और उसके साथ साथ वो इसको एक अटैचमेंट, साइड ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस एंथर के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि ये क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, कौन से सेल्स, कौन से टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे सेल डिवीजन होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ओवरी है। ओवरी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पे ओवरी, उसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके से। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, पिस्टल। व्हाट इट इज़ नोन एज पिस्टल। ठीक है, पिस्टल। पिस्टल क्या क्या कंप्राइज करता है, इस पिस्टल में रहता है स्टिग्मा। इस पिस्टल में क्या रहता है, स्टिग्मा। दिस पोर्शन इज नोन एज स्टाइल एंड दिस पोर्शन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल टेक्स प्लेस, इस जगह को बोला जाता है ओवरी। इस जगह को क्या बोला जाता है, ओवरी। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑल पार्ट्स कंप्राइजिंग इन पिस्टल। तो यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है उसका रोल क्या रहता है, लेट मी रब दिस एंड लेट मी
make you understood. So here you can see this portion is the stigma, this upper portion one. ओके, सो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंथर को आने के लिए। मतलब एंथर का से जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमिटोफाइट है ना, ये पॉलन ग्रेन्स आएगा और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ये स्टिग्मा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्टिकी एंड्स, है ना। इसके जो पार्ट्स रहते हैं, इसका जो पोर्शन रहता है वो समवॉट स्टिकी रहता है ना, चिपचिपा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे अटैच हो जाता है एंड फर्दर प्रोसेस जर्मिनेशन, है ना। जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है पॉलन ग्रेन में वो यही स्टिग्मा में होता है और फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक इन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, हमारा जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जब हम बनाएंगे वीडियो में, उसमें हम लोग इसको फुल्ली डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द स्टाइल। तो स्टाइल का क्या रोल रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्टाइल एक इलोंगेटेड, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है। तो ये स्टाइल क्या करता है, जो पॉलन ट्यूब होते हैं उसको रास्ता दिखाने के लिए रहता है। पॉलन ट्यूब इसी में बनेगा, इसी में फॉर्म होगा पॉलन ट्यूब का, और वो पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाता है, ओवरी के अंदर तक फिर एंटर करता है। तो ये साइड प्रोवाइड करता है। एज यूजुअल ओवरी की बात करें तो ओवरी में ओव्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं, है ना। एम्ब्रियो सैक बनेगा, है ना। मतलब जो फीमेल गैमिटोफाइट है वो कहाँ पे रहेगा, इसी ओव्यूल के पोर्शन में परसिस्ट करेगा। ये तो मेन चीज़ें हैं, आपने फीमेल गैमिटोफाइट एंड मेल गैमिटोफाइट के बारे में देख लिया, है ना। कमिंग टूवर्ड द कॉमन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, कुछ और भी कॉमन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर में जिसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है पेटल। ये पेटल, ओके, सो आपको दिख रहा होगा ये पेटल जो होता है मोस्ट प्रोबेबली फ्लावर्स को आप देखेंगे तो कैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा दिखता है ना। तो ये पेटल्स कैसे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, है ना बहुत सारे कलर्स में रहते हैं। ये जो पेटल रहता है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करता है, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, है ना, जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये फ्लावर ब्यूटीफुल दिखेगा, है ना, अगर ये फ्लावर खूबसूरत रहेगा तभी तो जो पॉलिनेटर्स हैं, बी है ना, या वॉट एवर जो भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये फ्लावर खूबसूरत नहीं दिखेगा तो इसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये जो कलर रहता है पेटल्स का वो मोस्ट प्रोबेबली उसका रोल ये रहता है कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर यू कैन कंसिडर इज एज अ सैपल। ये सैपल का रोल ये रहता है कि ये सैपल जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में रहता है, जैसे कि ये फ्लावर का बर्ड है, तो आप बर्ड में देखोगे कि पूरा ये ग्रीनिश लेयर से कवर्ड रहता है बर्ड, है ना। तो वो बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब ये बर्ड कंडीशन में रहता है ये फ्लावर, तो ये सैपल क्या करता है, उसको कवर करके रखता है एंड कवर करके उसको फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये रोल्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के। कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हियर इज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द फ्लावर। एज यू कैन सी द मॉडिफाइड शूट्स होते हैं, है ना, शूट में ही मॉडिफिकेशन होता है एंड देन फ्लावर इज फॉर्म्ड, डेवलप फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोडिया। फ्लोरल प्राइमोडिया का जो पार्ट होता है, हम जब आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टाइम हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे फ्लावर प्राइमोडिया क्या होता है। प्राइमोडिया डेवलप फर्स्ट इनटू फ्लोरल बर्ड। प्राइमोडिया का बोलने का मतलब है एक पर्टिकुलर सेल, इससे फिर इस सेल से जो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। प्राइमोडिया बोलने का मतलब सबसे इनिशियल, सबसे पहले वाला जो फ्लावर बनने का जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर सेल से, दैट इज़ नोन एज प्राइमोडिया। तो ये जो प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, ये जो प्राइमोडियल सेल है, इनिशियल सेल है, वो किस में सबसे पहले डेवलप होगा, फ्लावर बड में, ठीक है, फ्लावर के बड में, कली में डेवलप होगा, और उसके बाद फाइनली किस में डेवलप होगा, फ्लावर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यहाँ पे क्या होते हैं फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं प्लांट के, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो कि एंथर होता है जिसे मेल गैमिटोफाइट बोला जाता है, इसमें क्या क्या रहता है, स्टैमेंस। स्टैमेंस में क्या रहता है, एंथर एंड फिलामेंट, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, ओके।
गायनोशियम रहता है, जैसे कि अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फीमेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सेक्सुअल के ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो गायनेकोलॉजिस्ट फेस करती है। तो यहाँ पे भी उसी टर्म को कंसिडर कर सकते हो, गायनोशियम, विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ कार्पल। कार्पल यहाँ बोलने का मतलब है कि यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है ना, एंड दैट पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कार्पल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेल फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कोई पूछे तो उसका क्या आंसर होगा, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। क्लियर। कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेमन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट। Male reproductive unit, I am considering it unit, male reproductive unit, not a part, because here the male reproductive part is only as a anther. ये anther ही होता है male reproductive part, जिसके अंदर male gametophyte, male gamete का formation होता है pollen grains का। ठीक है, तो ये unit है because ये ज़रूरी है ना, consisting of two parts, filament and anther. Upper one is known as filament and the below one is known as upper one is known as anther and the below one is known as filament. Okay, so filament, as I have already said that filament attached to the thalamus or a petals. ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, यहाँ पे एंथर प्रेजेंट है और ये एंथर उसको स्टिग्मा, थैलमस या पेटल्स के पास अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। कैसा अटैचमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन अटैचमेंट। ठीक है, तो ये रोल रहता है। कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, टीएस ऑफ एंथर, विच इज़ नोन एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर हम बात करें एंथर की, ठीक है, तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है दो एंथर होते हैं आपस में चिपके हुए। ठीक है, अब इन एंथर के बीच, इन एंथर में, हर एक एंथर में, ठीक है, दो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, एक, दो, तीन एंड चार। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर को टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज़ 4 चैम्बर्ड, है ना, यहाँ पे 2 लोब हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड इट एज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, है ना। एंथर को हम क्या कंसिडर करते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ 2 लोब हैं, ये एक लोब है एंड द अदर वन इज़ ये एक लोब है, 2 लोब्ड है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब हम इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो ये एक लोब है एंड ये एक लोब है। ठीक, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, यहाँ पे भी 2 रहेंगे, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट। तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, टेट्रागोनल, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। 1 मिनट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये 1, 2, 3 एंड 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे डाइथीकस बोला जाता है बिकॉज 2 थीकाज इसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ईच लोब, हर एक लोब में 2 थीका है, मतलब ये एक लोब है, यहाँ पे 2 थीका है, ये एक थीका, ये एक थीका, यहाँ पे एक लोब है ना, एक थीका एंड 2 थीका। ठीक है, इसलिए इसको डाइथीकस भी बोला जाता है। तो इसको क्या क्या टर्म से अनाउंस किया जाता है फ्रेंड्स, पहला तो बोला जाता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब ये एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा इसको बोला जाता है डाइथीकस, है ना। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, डाइथीकस स्ट्रक्चर। वाई इट इज़ कंसिडर्ड इज डाइथीकस, बिकॉज एक थीका में 2 चैम्बर प्रेजेंट है, एक थीका में 2 चैम्बर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हर एक चैम्बर में हर एक थीका में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे डाइथीकस बोला जाता है। नेक्स्ट इसको जो एक और टर्म से प्रोनाउंस किया जाता है विच इज़ नोन एज 4 साइडेड स्ट्रक्चर और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर एंथर का स्ट्रक्चर की बात करें तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, बिकॉज अगर दोनों लोब को देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 इसमें चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे जो मेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस है, जो पॉलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो सेल होते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, उस सेल को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है आपको। नाउ कमिंग टूवर्ड द स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी हियर द सर्कुलर आउटलाइंस, हियर यू कैन सी द सर्कुलर आउटलाइंस। ठीक है, यहाँ हर एक चीज़ों से क्या बनता है, पॉलन सैक का फॉर्मेशन होता है ना, यहीं पे पॉलन सैक है और ये पॉलन सैक का फॉर्मेशन होता है। इसी पॉलन सैक के अंदर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। हियर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट, कि हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे एंथर का, तो एंथर जो होता है, जब ये हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे और जब इसमें मैच्योरेशन होने लगेगा, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा 4 लेयर। ओके, एंथर इज़ अ 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना। जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिडर्ड इट एज अ एपिडर्मिस, the second one is considered it as a endothecium, the third one is a middle layer, and the fourth one is a tapetum. Now coming toward the role of this 4 structures, 4 layer, here the epidermis, endothecium and middle layer plays a vital role of protection, है ना। इट प्लेज अ वाइटल रोल ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या करता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन सैक के अंदर डेवलप हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, आउटर शॉक से कोई एब्जॉर्प्शन है ना, शॉक से या किसी और चीज़ों से क्या करता है, डायसेंस होने से, अर्ली डायसेंस होने से वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें रोल ऑफ टैपेटम की, तो यहाँ पे टैपेटम का रोल ये रहता है कि जो टैपेटम होता है ये नर्स करता है, नर्सिंग करता है, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें वास्ट न्यूट्रिशंस प्रेजेंट रहते हैं जो इस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, जब वो इमैच्योर है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। दे प्रोवाइड दिस अ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो 4 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टैपेटम एंड मिडिल लेयर, तो यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर का रोल ये रहता है कि वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट द टैपेटम जो रहता है, टैपेटम का रोल ये रहता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टैपेटम, एंड एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? ओके, सो एक रोल और रहता है एंडोथीशियम का यहाँ पे, कि एंडोथीशियम क्या होता है, लेट मी रब इट। ओके, सो एंडोथीशियम का रोल क्या रहता है यहाँ पे, हियर द सेकेंड लेयर विच इज़ कंसिडर्ड इज एज अ एंडोथीशियम। यहाँ पे एंडोथीशियम का एक रोल ये रहता है कि जब ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, है ना, जब पॉलन ग्रेन में मैच्योरेशन हो जाती है, तो देयर इज़ अ प्रोसीजर कॉल्ड डायसेंस ऑफ एंथर। ओके, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन बींग के भी केस में अगर बेबी को 9th मंथ हो जाता है डेवलपमेंट हुए, तो वो क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है उसकी, है ना, पार्ट्यूरेशन हो जाता है। सेम वे अगर ये पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या करता है, वो पॉलन ग्रेन को रिलीज़ होना है इस एंथर के अंदर से, ताकि वो पॉलिनेशन करे। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे डायहेसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है। मतलब यहाँ पे एक लाइन रहेगी जिसे लाइन ऑफ डायहेसेंस बोलते हैं। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पे एक ब्रेक लगता है, कट लगता है, एंड फ्रॉम दैट कट पूरे जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो उसको डायहेसेंस ऑफ एंथर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायहेसेंस ऑफ एंथर हो रहा है वो भी एक लेयर है एंडोथीशियम, उसी लेयर से होता है। तो यहाँ पे एंडोथीशियम का प्रोटेक्शन के अलावा एक और रोल रहता है कि वो क्या करता है, द टाइम ऑफ डायसेंस ऑफ एंथर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्लियर? यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाइलोब्ड होते हैं, डाइथीकस होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कॉल्ड सेप्टा। सेप्टा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जब हम एंथर की स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो यहाँ पे 2 लोब के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो दोनों लोब को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, विच इज़ कंसिडर्ड इट एज अ थीका।
ओके, नाउ इन क्रॉस सेक्शन एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. मैंने पहले ही दिखाया था कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब, है ना. एक लोब, दो लोब, हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं. इन दिस माइक्रोस्पोरेंजिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन सैक. लेटर 2 स्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज एज अ पॉलन सैक. अब यहाँ पे जब ये डेवलपमेंट हो जाती है तो क्या होता है, ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं टू फॉर्म अ पॉलन सैक. ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 लेयर. 4 लेयर रहते हैं इसमें. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम. The outermost layer protect the pollen and help in a diathesis of anther and release of pollen. Here the epidermis, endothecium and middle layer help in protection and in a diathesis of pollen grain. But the last one, which is known as tapetum, nourishes the developing pollen grain. I have told you earlier कि जो tapetum रहता है वो क्या करता है, developing pollen grain को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. यहाँ पे एक और पॉइंट है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. नाउ कमिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर, हियर एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जहाँ पे अभी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. सो ये जो टिश्यूज़ रहते हैं, ये जो सेल्स रहते हैं, दैट सेल इज कंसिडर्ड इज एज अ sporogenous cell or sporogenous tissue. From this sporogenous tissue, a microspore or a pollen grain is formed. Okay, so you can consider it microspore sporangium. Okay, so this is about the structure of pollen grains. In our next topic, we will discuss about the microsporogenesis and the formation of pollen grain. Okay, that how pollen grain is formed, what is the structure, and what role it's play. Okay, so this is about the our today's topic. Thank you students. If you have any doubt regarding the topic, you can comment on a comment section and ask your doubt. Thank you so much.